दिस वन इज़ ओवर फिफ्थ वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए अगर अपन को वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला हमारे पास था एक बार मैं रिमाइंड करवाता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। उसका जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था C इज़ इक्वल टू CV और प्लस में आया था हमारे पास वर्क डन बाय द गैस और डिवाइड में हमारे पास आया था NDT। ये हमारे पास फॉर्मूला था जिसकी हेल्प से अपन किसी भी जनरल प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। CV FR/2 होता है हमें पता है, और वर्क डन बाय द गैस हमें पता है कि nR T2 - T1 डिवाइडेड बाय 1 - x होता है, और NDT ये अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इससे आगे रहेगा और वो रहेगा हमारा कार्नोट इंजन। तो देखते हैं जरा कार्नोट इंजन कैसा होता है। तो टॉपिक का नाम हो जाएगा कार्नोट इंजन, दैट इज कार्नोट इंजन। ओके, एक्चुअल में जितने भी अपने पास फोर व्हीलर्स होते हैं, जिस तरीके से कार्नोट इंजन जो फोर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है, वैसे ही हमारे जो फोर व्हीलर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी जो इंजन होता है वो जैसे अपन बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन है, या फिर अपन बोल सकते हैं 4 सिलेंडर इंजन है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो 4 अलग अलग टाइप्स के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को फॉलो करता है और वर्क करता है। उन्हीं को अपन कार्नोट इंजन के थ्रू समझेंगे। कार्नोट इंजन में भी क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इंजन है जो कि 4 अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को फॉलो करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन इसका कर्व बनाएंगे। इसका PV कर्व बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने लिया इसके लिए P और इस साइड में मैंने लिया V। ये इसका PV कर्व अपन बनाएंगे। इसका जो PV कर्व रहेगा कुछ इस तरीके से रहता है। ये ऐसा कर्व रहता है इसका, और ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। ओके, और यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि ये जो है ये 4 अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। लेट अस सपोज इसको अगर मैं नाम दूँ तो ये हो जाएगा पॉइंट A, ये B, ये C और ये D। यानी कि हम बात करें तो 4 प्रोसेस हैं, AB, BC, CD और DA। और एक्चुअल में ये कार्नोट जो इंजन है, यानी कि कार्नोट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 4 प्रोसेस यानी कि 4 जनरल या फिर अलग अलग तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, और ओवरऑल ये साइक्लिक प्रोसेस में काउंट हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इसकी एक एक साइकिल को स्टडी करेंगे, देखेंगे कौन से एक एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे और देखते हैं कि कौन से प्रोसेस में कौन कौन से वेरिएबल्स रहते हैं, कौन कांस्टेंट रहता है, ये सारा। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं AB की। अगर मैं बात करता हूँ A से B के लिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A से B के लिए तो हमें पता है कि ये जो प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज़ AB के बारे में बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है। तो हमें पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कॉमन पॉइंट से कोई PV कर्व स्टार्ट हो रहा है तो जो डाउनवर्ड बन रहा है वो एडियाबेटिक का होगा और ऊपर वाला जो है वो आइसोथर्मल का होगा। ये अपन ने कंक्लूजन निकाला था। तो ऊपर वाला जो है ये आइसोथर्मल बन जाएगा, यानी कि AB जो है वो आपका आइसोथर्मल रहेगा। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि BC जो है वो कौन सा रहेगा, तो BC की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर AB के बाद में कौन सा आ गया था, AD। तो यहाँ लिखते हैं अपन AB, BC, CD और DA। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों प्रोसेस में ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक हो जाएगा। तो DA जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद में अपन बात करते हैं BC और CD की। तो हमें पता है कि ये जो प्रोसेस आएगा, ये नीचे वाला प्रोसेस एडियाबेटिक रहेगा, ऊपर वाला तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। फिर से इस कॉमन पॉइंट से बनने वाला ऊपर वाला आइसोथर्मल हो जाएगा, नीचे वाला एडियाबेटिक हो जाएगा। तो ये आइसोथर्मल हो गया, ये एडियाबेटिक, तो BC हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हो जाएगा हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। और उसके बाद में बच गया हमारा CD, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले चारों प्रोसेस के बारे में नॉलेज ली कि कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। कर्व के थ्रू अपन ने समझा कि ये वाला आइसोथर्मल होगा, ये एडियाबेटिक होगा। सिमिलरली ये वाला आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक होगा। सिमिलरली यहाँ से देखा जाए तो ये वाला आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक होगा। ये कॉमन पॉइंट ले लो, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबेटिक, तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा और ये वाला एडियाबेटिक हो जाएगा। यानी कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है और 2 ही एडियाबेटिक प्रोसेस हैं।
ये अपनी नॉलेज है, प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि कौन सा आइसोथर्मल होता है और कौन सा एडियाबेटिक होता है, उसके थ्रू अपन ने देखा एडियाबेटिक आइसोथर्मल, फिर से यहाँ से आइसोथर्मल एडियाबेटिक, फिर से यहाँ से आइसोथर्मल और ये वाला ये वाला ऊपर वाला आइसोथर्मल और ये वाला एडियाबेटिक, तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा और फिर यहाँ से ये फिर से एडियाबेटिक बन गया, ये आइसोथर्मल। ओके, चारों प्रोसेस अपन ने स्टडी की। अब बात डिटेल में देखते हैं इनको कि ए बी में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है, कौन कौन वेरिएबल्स रहते हैं, किस तरीके से वर्क डन होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर ध्यान से देखिए तो ए बी हमारा जो प्रोसेस है वो कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इनके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल से लिख रहा हूँ, या फिर यहाँ लिख देते हैं कि ए बी हमारा जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमने देखा कि ए बी जो हमारा प्रोसेस है दैट ए बी इज़ आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसके लिए। ओके, और कौन कौन सी चीज़ें पे पता है, हमें पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, तो इससे क्या और अपन को नॉलेज मिलती है, इससे अपन को नॉलेज मिलती है कि डेल्टा यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, क्योंकि डेल्टा यू हो जाएगा F/2 NR डेल्टा टी हो जाएगा। तो F/2 NR डेल्टा टी में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्क डन बाई द गैस। तो आइसोथर्मल में अपन ने देखा था कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, nRT और ln, और ये हो जाएगा V2/V1, V2/V1, nRT ln V2/V1 रहता है। वैल्यूज अगर अपन पुट करें तो ध्यान से देखें कि हमें पता है कि ये वाला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए बी इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कहने का मतलब जितना टेम्परेचर ए पे उतना ही बी पर है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ टेम्परेचर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टेम्परेचर एट पॉइंट बी, दैट इज़ कांस्टेंट, और इसको अपन ने नाम दे दिया दैट इज़ T1। ये यहाँ से यहाँ तक जो कांस्टेंट है, जितना यहाँ है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ रहेगा। तो टेम्परेचर आइसोथर्मल में कांस्टेंट है, ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर ये थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि ए से लेके बी तक कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ए और बी पे सेम रहेगा, नाम दे दिया T1। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं अपन यहाँ पे, तो nRT ln V2/V1, तो nRT टी टेम्परेचर कौन सा है, तो यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट है टी ए और टी बी तक, उसको नाम दे दिया एक T1, तो ये हो जाएगा T1 ln V2/V1, यानी कि यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम, तो यहाँ के वॉल्यूम को अपन नाम दे देंगे दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बी, और यहाँ के वॉल्यूम को अपन नाम दे देंगे दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए। तो अपन ने लिख दिया VB की जगह, सॉरी V2 की जगह VB, और इसको नाम दे दिया अपन ने VA। ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं डेल्टा क्यू की, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, तो हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस होता है, और डेल्टा यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस जो रहेगा वही डेल्टा क्यू रहेगा, यानी कि ये हमारा डेल्टा क्यू बन जाएगा, दैट इज़ डेल्टा क्यू। ये अपन ने देखा प्रोसेस ए बी के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमें पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो PV इक्वल टू nRT में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि PV कांस्टेंट रहेगा, तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ PV कांस्टेंट रहेगा, यानी कि PV और पहले का PV और बाद का, यानी कि PV एट पॉइंट A और एट पॉइंट B दोनों सेम रहेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मेरे बाद में काम में आएगी। एक्चुअल में मैं हर एक चीज़ जो मुझे पता है और जो हमारे काम में आएगी हर प्रोसेस के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं। फिर अपन बात करते हैं बी से सी के लिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा हो जाएगा BC। जब मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबेटिक के बारे में हमें क्या पता है सर, हमें पता है डेल्टा क्यू जो रहता है वो 0 रहता है। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि वर्क डन बाई द गैस कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि वर्क डन बाई द गैस कौन सा हो जाता है, तो डेल्टा क्यू 0 जाएगा, तो इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, और माइनस डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस, और डेल्टा यू हो जाएगा F/2 NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी दैट इज़ T2 माइनस T1। ओके, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको क्लियर लिखते हैं, F/2। ओके, ये हमारे पास है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, F/2 NR T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मतलब यानी कि टेम्परेचर एट C पॉइंट और B पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि C पॉइंट का माइनस B पॉइंट का। अब ध्यान से देखें तो ये जो CD है ये कौन सा प्रोसेस था, CD प्रोसेस आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जितना C पे रहेगा उतना D पे रहेगा, यानी कि यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा, यानी कि C से D तक आइसोथर्मल रहेगा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं फिर से कि टेम्परेचर एट पॉइंट C और टेम्परेचर एट पॉइंट D क्या है, सेम है, बिकॉज ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि TC और TD बराबर रहेंगे, और इसको एक कॉमन नाम दे दिया अपन ने T2। क्या नाम दे दिया, T2। फिर से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ अपन को लिखना है F/2 NR
T2 माइनस T1, T2 माइनस का मतलब यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का। अब यहाँ का टेम्परेचर अपन ने क्या मान रखा है, यहाँ का टेम्परेचर T2 और यहाँ का टेम्परेचर अपन ने क्या माना, कांस्टेंट, दैट इज T1। तो मुझे क्या चाहिए, दिस माइनस दिस, यानी कि यहाँ होगा T2 और यहाँ क्या होगा T1, क्योंकि यहाँ वाला कांस्टेंट है T2 और यहाँ वाला कांस्टेंट है T1। तो मुझे बात करनी है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि दिस माइनस दिस। तो यहाँ का ऑलरेडी T2 है और यहाँ का ऑलरेडी T1 है, तो वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं, एज इट इज रहेगा ये, क्योंकि फाइनल जो टेम्परेचर रहेगा अपन ने कांस्टेंट माना, आइसोथर्मल प्रोसेस में रहता है कांस्टेंट है, तो ये अपन ने T2 मान लिया और ये वाला जो आइसोथर्मल में इनिशियल है यहाँ पर वो कांस्टेंट था T1। उसके बाद बात करते हैं कि डेल्टा क्यू हो गया, वर्क डन हो गया, और डेल्टा यू की अगर मैं बात करता हूँ तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन, क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जो रह जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा, और डेल्टा यू हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एडियाबेटिक में रिलेशन क्या होता है, एडियाबेटिक में रिलेशन होता है पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो पी वी की पावर गामा, फिर से पी वी की पावर गामा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये कहाँ रहेगा, बी से सी, ये रह जाएगा पहले बी पॉइंट पर, और जितना बी पर है उतना ही रह जाएगा सी पॉइंट पर। ये अपन ने इक्वेशन बनाई, तो ये इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। फिर अगर अपन फर्दर प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस लेते हैं अपन कहाँ से, सी से डी के लिए। तो हमने लिया सी टू डी, तो सी टू डी की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो ध्यान से देखें तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर ने लिखा कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, तो आंसर है 0 रहेगी, क्योंकि डेल्टा यू फिर से F/2 NR डेल्टा टी रहेगा, और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1 और टेम्परेचर तो सेम ही है, तो 0। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस जो आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता है, NRT ln V2/V1, ln V2/V1। वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं तो NRT T टेम्परेचर और ln V2/V1, तो टेम्परेचर कौन सा रह जाएगा, तो अपन ने देखा C से D के लिए, तो C से D का प्रोसेस था आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट था, जितना टेम्परेचर यहाँ है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, उतना यहाँ, यानी कि C और D पर सेम रहेगा, उसको नाम दे दिया अपन ने T2। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज C से D के लिए, C से D के लिए टेम्परेचर इज आइसोथर्मल, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज TC TD बराबर है हर पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू एक वैल्यू मान ली कॉमन T2। उसके बाद में ln V2/V1 की बात करते हैं, तो वॉल्यूम फाइनल, तो C से D के लिए यहाँ का वॉल्यूम, तो यहाँ के वॉल्यूम को नाम दे दो VD और यहाँ के वॉल्यूम को नाम दे दो VC। तो वैल्यूज़ अगर मैं वहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल VD, यहाँ लिखा VD और यहाँ लिख दिया VC, ओके। उसके बाद में रिलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर अपन बात करते हैं PV इक्वल टू PV, कांस्टेंट रहेगा, और PV पहले कौन सा, C पॉइंट पे, और बाद में कहाँ चला जाएगा, D पॉइंट पे। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन रहेगी, ओके। तो PV इक्वल टू NRT पिछली बार भी लगाया था, सेम वही लगाया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, कहाँ पर, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो PV कांस्टेंट रखा अपन ने, 8 पॉइंट C और 8 पॉइंट D, यानी कि PC VC इज इक्वल टू PD VD, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं D टू A के लिए। तो जब अपन चलेंगे D से A की तरफ, D से A की तरफ, तो उस कंडीशन में सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो डेल्टा Q 0 रहेगा, डेल्टा Q 0 रहेगा। और हमें क्या पता है, वर्क डन, तो हमें पता है कि उस टाइम पे जो वर्क डन बाय द गैस रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास, तो वर्क डन बाय द गैस रहेगा वो रहेगा माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि माइनस ऑफ F/2 NR डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। अगर मैं इस माइनस को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ T1, और ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ T2। एक बार अपन वैल्यूज़ पुट करते हैं, पहले इस माइनस को ये रहने दे दो, फिर से वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू, और माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस तो लगा दिया, डेल्टा यू का मतलब F/2 NR डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। एक बार ये रखा, माइनस अभी बाहर ही है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं अपन, बाद में माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो F/2 वैसा के वैसा रहेगा, NR और T2 माइनस T1। तो हमारे पास T2 माइनस T1 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यानी कि A पॉइंट पे, तो A पॉइंट पे हमारे पास कितना है और D पर कितना है, तो A पॉइंट पे हमारे पास कितना था T1, और D पॉइंट पे हमारे पास कितना था T2, क्योंकि ये A और B तक T1 चल रहा था, ये यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा था, इसको नाम दे दिया अपन ने T2। तो फाइनल हो जाएगा T1 माइनस T2।
तो यहाँ अपन ने रखा दैट इज़ T1 और यहाँ अपन ने रखा T2, ये वैल्यूज़ पुट की। अब अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T1, यानी कि T2 माइनस T1। ओके, वर्क डन हमारे पास आ गया। वर्क डन आने के बाद में अब नेक्स्ट अपने पास बचेगा, ये सारा हो गया, डेल्टा क्यू हो गया, ठीक है। अब रिलेशन की बात करते हैं तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस था और एडियाबेटिक प्रोसेस में फॉर्मूला होता है पी वी की पावर गामा इज़ कांस्टेंट, यानी कि पी वी की पावर गामा और फिर से रह जाएगा पी वी की पावर गामा दैट इज़ कांस्टेंट। और कहाँ से कहाँ रहेगा D2A, तो ये रहेगा पहले D पॉइंट पर, ये बाद में चला जाएगा A पॉइंट पर। ये हमारे पास रहेगा रिलेशन नंबर 4। इस तरीके से जितने भी हमारे पास प्रोसेस थे 1 बाय 1 करके अपन ने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट की। ये वैल्यूज़ आपको निकालना आनी चाहिए कि कौन से प्रोसेस के लिए कौन सी क्वांटिटी जीरो रहेगी, कौन सी कांस्टेंट रहेगी, कौन सा फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, तो सारा मैंने निकाला। मोस्टली मैंने फोकस किया कि यहाँ पर प्रोसेस को अपन ने यूज़ किया, यानी कि जैसे आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, यानी कि यहाँ का सेम रहेगा, तो यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, थ्रू आउट सेम रहेगा जब तक आइसोथर्मल चल रहा है, यानी कि A से B तक सेम रहेगा, यानी कि TA और TB बराबर है, जिसको नाम अपन ने T1 दे दिया। उसी तरीके से यहाँ आइसोथर्मल है, तो ये नॉलेज अपन ने यूज़ की। उसके बाद में एडियाबेटिक है तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था तो डेल्टा U 0 था, यहाँ डेल्टा Q 0 रह जाएगा एडियाबेटिक के अंदर। ओके, फिर से हमारा आइसोथर्मल आ गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, यहाँ है उतना यहाँ है, और उसको नाम दे दिया अपन ने T2, कोई भी नाम दे दो, मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ जो है वो कांस्टेंट है T2। फिर से एडियाबेटिक आ जाएगा। ये प्रोसेस अपन ने यूज़ किया और उसके बाद में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे कि कांस्टेंट है, ये हो जाएगा, वर्क डन ये हो जाएगा, ये रिलेशन बनेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में एक्चुअल में ये मैंने किया क्यों है, क्योंकि जो भी इंजन हम बनाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। तो एक्चुअल में जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई विथ 100%, ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर मैं इसको और किसी फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट का मतलब जो हमारे पास वर्क डन इंजन ने करके दिया, वर्क डन, डिवाइडेड बाय इनपुट का मतलब जो हीट एनर्जी हमने दी, Q इनपुट, यानी कि Q गिवन, यहाँ लिख देते हैं गिवन ताकि याद रहे, Q गिवन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 100% से, तो अपन किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया कि वर्क डन जो उसने इंजन ने करके दिया, ये जो हीट मैंने उनको प्रोवाइड करवाई और मल्टीप्लाई विथ 100%, ये होता है। तो एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वर्क डन चाहिए कि मैंने जो इंजन है उसने हमें कितना वर्क डन करके दिया, प्लस मुझे ये चाहिए कि मैंने उसको कितना हीट प्रोवाइड करवाया, इनका रेशियो लेना है तभी मेरे को एफिशिएंसी मिलेगी। अच्छा, इसको मैं कैलकुलेट करवाता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से। तो ये इसमें सारा वर्क डन वगैरह अभी अपन ऐड करते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, देखना ज़रा ध्यान से कि कैसे एफिशिएंसी अपन फाइंड आउट करते हैं। अब अपन बात करते हैं एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था उसमें वर्क डन की रिक्वायरमेंट है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ मैं लिखता हूँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई Q गिवन। अब सबसे पहले अपन वर्क डन देखते हैं, तो वर्क डन कितने होंगे, W1, W2, W3 और W4। पहले अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर वर्क डन देखो, ये वर्क डन देखो मेरे पास आ रहा है -F/2 NR T2 माइनस T1, और ये जो वर्क डन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है प्लस में F/2 NR T2 माइनस T1, यानी कि इन दोनों वर्क डन को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो दो वर्क डन तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, दिस वन और दिस वन, ये दोनों वर्क डन तो ऐड होकर 0 हो चुका है, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, लेकिन ये अगर माइनस में है तो ये प्लस में। फिर हमारे पास क्या आ गया, दो वर्क डन तो अपन ने ऐड कर दिए, ये अगर -50 आया तो ये वो का वही +50 आया तो 0। दो वर्क डन हमारे पास 0 हो गए, उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच गए हमारे पास दिस वन और दिस वन, इन दोनों वर्क डन को मैं ऐड कर रहा हूँ, देखना ज़रा, NRT1 ln और हमारे पास आ गया VB/VA, वहाँ से लिख रहे हैं अपन VB/VA। फिर हमारे पास दूसरा वर्क डन बचा था ये वाला NRT2 वाला, NRT2 ln, और ये आ जाएगा हमारे पास VD/VC। देखना ज़रा कोई वैल्यू गलत ना पुट करें, VD/VC। ओके, इसको डिवाइड करना है सर, किससे डिवाइड करना है, हीट गिवन। अच्छा, हीट कहाँ दी, तो देखो कुछ हीट अपने पास 0 आएगी, जैसे ये एडियाबेटिक था, डेल्टा Q 0 था, यानी कि हीट गिवन 0 है। फिर इसके बाद में यहाँ रहने दो, फिर यहाँ आ गए वापस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस था, फिर से डेल्टा Q 0 था, यानी कि हीट गिवन 0 है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है कि टोटल जो हीट गिवन है वो वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हीट गिवन कितना था, डेल्टा Q का मतलब हीट गिवन, तो हीट गिवन यहाँ का 0 हो गया, और यहाँ पर भी डेल्टा Q यानी कि हीट गिवन 0 हो गया। तो ये दो तो 0 हो गए, दो प्रोसेस तो गए। अब हमारे पास बचा क्या, ये दो प्रोसेस, यानी कि दिस वन और दिस वन, ये प्रोसेस तो हो चुका है पूरा।
फिर हमारे पास यहाँ से डेल्टा क्यू देखो कितना है, यहाँ से NR T1 ln VB/VA, एक तो ये हीट गिवन है और दूसरा हमारे पास हीट गिवन कौन सा है ये। अच्छा, इसको अपन ने नाम नहीं दिया। यहाँ पर अपन ने देखा था कि डेल्टा यू 0 है, तो डेल्टा यू अगर 0 होगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द गैस ये डेल्टा क्यू, ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ पर VB और VA की बात करें तो VB की वैल्यू ज़्यादा है और VA की वैल्यू कम है, यानी कि ये पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब ये हीट गिवन बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखो तो VD/VC, तो VD की वैल्यू कम है और VC की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर VC की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी हमारे पास, यानी कि ये हीट गिवन नहीं है। अगर ये हीट का आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब ये हीट गिवन नहीं है, ये हीट क्या है, ये जो रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि जो हमारे काम में नहीं आई। जैसे हीट इंजन, जैसे इंजन गर्म हो गया तो वो हीट के फॉर्मेट में चली गई, तो ये वो वाली हीट है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर चारों हीट को मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन 4 में से हीट गिवन 2 तो 0 आ चुकी है, 2 में से हीट गिवन को अपन ने चेक किया तो ये तो हीट गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में आएगा, मीन्स हीट गिवन है। लेकिन ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये हीट गिवन नहीं, ये हीट रिजेक्टेड है। तो ओवरऑल हमारे पास जो आएगा वो आएगा NR T1 ln VB/VA, ये हमारे पास आंसर आएगा भैया। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, सॉल्व किया इसको फर्दर। तो यहाँ से अपन देखें तो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, NR तो गया, T2/T1 और ऊपर बनेगा ln VD/VC और डिनोमिनेटर में बनेगा हमारे पास ln और ये बनेगा VB/VA। ओके, अच्छा, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी 1 2 3 4 ये रिलेशंस थे। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था तो PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट तो PV कांस्टेंट था। एडियाबेटिक में PV की पावर गामा कांस्टेंट था। अगर ध्यान से देखें मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, चारों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो लेफ्ट साइड में देखना कि क्या आ रहा है, PA आ रहा है, PB आ रहा है, PC आ रहा है और PD आ रहा है। राइट साइड में PB आ गया, PCB आ गया और PDB आ गया और PAB आ गया, यानी कि PA से लेके D तक दोनों साइड आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इधर क्या बचेगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इधर बचेगा हमारे पास VA और क्या बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा VB की पावर गामा, VB की पावर गामा, फिर हमारे पास क्या बचेगा VC और फिर हमारे पास क्या बचेगा VD की पावर गामा, VD की पावर गामा। अच्छा, राइट साइड में क्या बचेगा, इधर बचेगा VB, ओके, और इधर से आ रहा है हमारे पास VC की पावर गामा, VC की पावर गामा, और इधर हमारे पास आ रहा है VD, इधर हमारे पास VD आ रहा है और इधर आ रहा है VA की पावर गामा, VA की पावर गामा। अच्छा, ये VA है और VA, इस VA की पावर गामा को नीचे लेके आ रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा VA की पावर 1 माइनस गामा। फिर से ये VC है और इधर VC इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा VC की पावर 1 माइनस गामा। इधर VB है और VB के नीचे ये चला जाएगा तो ये बन जाएगा VB की पावर 1 माइनस गामा। और इधर VD है और VD के नीचे ये लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा पावर कॉमन आ रही है, कैंसिल हो जाएगी। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा VA, इधर बचेगा VC, इधर बनेगा VB VD, ये हमारे पास बनेगा। ध्यान से देखें तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए VD/VC। तो यहाँ से VD/VC निकालते हैं, VD/VC। तो VD/VC क्या हो जाएगा, तो VD ये हो जाएगा यहाँ पर VB और VC के साथ यहाँ हो जाएगा VA। ओके, तो इस रिलेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो VD/VC को VA/VB लिख दूँगा। यहीं पे अपडेट कर रहा हूँ कि सर आप इसको VA/VB कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसको VB/VA लिखना चाहूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर कर दिया मैंने VB, नीचे कर दिया मैंने VA और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस। क्यों, क्योंकि VA की वैल्यू हमारे पास ओके। तो ये हमारे पास क्या था, VD/VC था। ध्यान से देखना, यस हाँ, ये VD/VC था और VD/VC हमारे पास VA/VB था, तो मैंने VA/VB लिखा। लेकिन नीचे आ रहा है VB/VA,
इसके लिए मैंने इसको भी V/V बनाया, तो उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर का साइन नेगेटिव हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास एफिशिएंसी में ये बचेगा सर, ये आएगा ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। यानी कि मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो बिल्कुल सही है, जितनी भी वैल्यूज़ अपन ने यहाँ पर लिखी है वो सारी करेक्ट है, जितने भी रिलेशंस अपन ने लिखे हैं वो सारे करेक्ट है, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आपने रटा होगा कि ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1 होता है। तो अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारे पास 1 - T2/T1, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई विद 100% करता हूँ तो ये बन जाएगा परसेंटेज के अंदर, ये बन जाएगा परसेंटेज में। जनरली जो हमारे पास न्यूमेरिकल आता है वो इसी फॉर्मेट में आता है कि हमें टेम्परेचर गिवन होता है, तो एक्चुअल में हमारे काम में ये फॉर्मूला आने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 अपन देखते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला। तो इसका ये प्रोसेस बनाया मैंने पूरा कि किस तरीके से कार्नोट इंजन वर्क करता है। कंप्लीट कार्नोट इंजन की सारी स्टडी मैंने आपको करवा दी कि किस तरीके से कार्नोट इंजन 4 सिलेंडर होता है, 4 सिलेंडर में 4 प्रोसेस कैसे होते हैं, रिपीटेड कौन कौन से होते हैं, 2 टाइम में अल्टरनेटली किस तरीके से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, जीरो है। ये सारा पढ़ने के बाद में अपने कम्प्लीटली देखा कि यस सर ईटा इज़ 1 - T2/T1 होता है हमारे पास, और इसका प्रूफ हमारे पास है। ये हो गया। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो कार्नोट इंजन की कंप्लीट स्टडी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है मेरी साइड से। हो सकता है कि एक आधी चीज़ और रही भी हो, लेकिन कार्नोट इंजन से रिलेटेड नहीं है, न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर बना दिया। अच्छा, इसका जो न्यूमेरिकल के लिए जो और फॉर्मूला आता है वो क्या लिख सकते हैं, जैसे एफिशिएंसी का जनरली मैंने पहले भी बताया था, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट गिवन मल्टीप्लाई विद 100%। इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो जनरली जो फॉर्मेट यूज़ करता है एग्जामिनर वो ये देता है कि T1 और T2 की वैल्यू गिवन होती है और एफिशिएंसी अपन कैलकुलेट करना है तो 1 - T2/T1 लगाएंगे, अदरवाइज वर्क डन और ये दे रखा है तो अपन ये यूज़ करेंगे। ओके, इसके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो अपन फर्दर कल क्लास के अंदर नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन सोल्व करेंगे। नीट में बहुत सारे हर बार लगभग एक आधा क्वेश्चन हीट इंजन से यानी कि कार्नोट इंजन से बनता है, कार्नोट वाले इंजन से आता है और इस तरीके के फॉर्मूले पे होता है। वो न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से आए हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें और रही हुई है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद में आज ये इस वीडियो के साथ कार्नोट और थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कार्नोट के बाद में बची हुई चीज़ें हैं, एक हमारे पास आता है फ्री एक्सपेंशन के नाम से एक चीज़ आती है, वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्या होती है, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। फ्री एक्सपेंशन नाम की एक चीज़ पढ़ाते हैं कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन से पहले एक और चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, याद आया मुझे। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास चेम्बर है और इसमें कोई एक गैस नहीं है, मल्टीपल गैसेज फिल है। मान लो एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मॉल्स है N1, कोई दूसरी गैस है जिसके नंबर ऑफ मॉल्स N2 है, कोई तीसरी गैस है उसके N3 है। ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेज, टॉपिक का नाम है मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये टॉपिक का नाम है। अब इस मिक्सचर ऑफ गैसेज के अंदर आप देखोगे कि न्यूमेरिकल क्या बनता है। तो कई बार आपको बोल देता है कि इस तरीके से मान लो कि एक चैम्बर है, उसमें ये गैस है, इतने मोल है, मोनोएटॉमिक डायटोमिक जो भी है, और आपको बोल दिया जाता है कि जो फाइनल मिक्सचर बना उसका आपको C कैलकुलेट करना है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है C। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा एक्चुअल में हमें पता है कि पहली गैस दूसरी गैस जितनी भी गैसेज है सबका जो डेल्टा U रहेगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहली गैस की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दूसरी गैस की, या थर्ड है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीसरी गैस की, इन सब का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा U पहली गैस के लिए। तो फॉर्मूला आ जाएगा F/2 NR डेल्टा T, NR डेल्टा T, और ये पहली गैस के नंबर ऑफ मोल N1 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U फॉर सेकेंड गैस। तो उसके लिए हो जाएगा F/2 NR डेल्टा T, F/2 NR डेल्टा T। ये हो जाएगा दूसरी गैस के लिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल 2। ऐसे चलता जाएगा ये, इनका जो एडिशन होगा सो ऑन, इनका जो एडिशन होगा किसके बराबर होगा, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, यानी कि डेल्टा U ऑफ द मिक्सचर, और डेल्टा U फिर से दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगेन फिर से क्या बन जाएगा, F/2
n, तो मिक्सचर का n हो गया n1 प्लस n2 और r डेल्टा टी। ये मैंने 2 केसेस के हिसाब से किया है, 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से आप करना चाहो उतना कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सबकी जोड़ दो, वो इक्वल हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब डेल्टा यू, और डेल्टा यू का मतलब वही F/2 NR डेल्टा टी। ध्यान से देखें तो डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहीं पे, ये डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा FR/2, और आपको पता है FR/2 होता है CV, और इसके साथ बन जाएगा हमारे पास N1 प्लस N2, और इधर हमारे पास बन जाएगा FR/2, ये CV हो जाएगा पहली गैस का, किसके साथ, N1 के साथ। उसी तरीके से N2 की जगह N2 रखा, FR/2 को अपन ने CV रखा, ये हो जाएगा दूसरी गैस का, सो ऑन। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा N1 CV ऑफ 1, N2 और CV ऑफ 2, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा N1 प्लस N2, और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ CV। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ CV। ये CV किसका हो जाएगा, दैट इज़ ऑफ मिक्सचर, दैट इज़ ऑफ मिक्सचर। अब अगर मल्टीपल गैसेज हो तो एसिड सो ऑन चलता जाएगा भैया। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मेट आएगा। तो हमने क्या देखा कि सर अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज का न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला में बताता है कि NC1 NC2 NC3 ऐसे चलता जाएगा, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये कंटिन्यू रहेगा, इससे अपन को CV मिलेगा। ये आया कहाँ से, उसका प्रोसेस अपन ने कम्प्लीटली यहाँ स्टडी किया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबका जोड़ देना है, वो मिक्सचर के बराबर होगा, और डेल्टा यू जो होगा, हमें पता है कि डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज F/2 NRT दैट इज F/2 NR डेल्टा टी। तो F/2 NR डेल्टा टी सबका जोड़ दिया, दैट इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी ऑफ द मिक्सचर। F/2 N जो भी है वो यहाँ रख देंगे, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, इसके बाद में मान लो कि आपसे पूछ रहे ये तो था CV ऑफ द मिक्सचर, यानी कि मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको CP पूछ ले ऑफ द मिक्सचर तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि सर CP निकालने के लिए तो गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है, गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है। तो यहाँ से CP निकालना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ दिस, यानी कि गामा CV, ये हो जाएगा मिक्सचर का, ये भी हो जाएगा मिक्सचर का, ये भी हो जाएगा मिक्सचर का। तो अगर मिक्सचर का यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज की अगर बात करें उसका CP निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं। इस पे भी अपन न्यूमेरिकल्स आते हैं, नो डाउट नीट में बहुत न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं। प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। प्रोसेस मैंने बता दिया कि इसको याद तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, जो भी ये भी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है कि सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते जाएंगे हम, और सबकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उनका जो सम होता है वो ओवरऑल मिक्सचर के बराबर होता है। तो डेल्टा यू सबको पता है, डेल्टा यू ऑब्वियसली अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज F/2 NRT यानी कि डेल्टा टी। ओके, अब अपन बात करें जो मैं बता रहा था आपको कि मान लेते हैं कि फ्री एक्सपेंशन की बात करता हूँ, ये हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन। ये चीज़ क्या है, इस पे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, ये भी आपको याद रखना है, फ्री एक्सपेंशन से भी न्यूमेरिकल आएंगे। फिर से मान लो कि एक चेम्बर अपन ने बनाया, ये एक चेम्बर बनाया, और यहाँ बीच में मान लो एक अपन ने पिस्टन लगाया, ये पिस्टन लगाया। ये जो पिस्टन है, ये जो हमारे पास पिस्टन है, मान लो ये मासलेस है, क्या है ये, मासलेस, एज वेल एज ये मूवेबल भी है, ये मूवेबल भी है। ओके, और इसके एक साइड अपन ने कोई गैस फिल कर रखी है, इधर कोई गैस फिल कर रखी है, लेकिन दूसरी साइड इसके जो है वो केवल वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है। ऐसा एक चैम्बर अपन को बना के दिया। अगर मैं इस मासलेस पिस्टन को रिलीज करता हूं, क्या करता हूं, रिलीज्ड, अगर ये रिलीज करता हूं मैं, तो उस कंडीशन में होगा क्या, तो नो डाउट आपको पता है कि एक साइड गैस है, एक साइड वैक्यूम है। तो जैसे ही मैं पिस्टन को छोड़ता हूं तो नो डाउट इधर गैस का प्रेशर होगा और उधर प्रेशर 0 रहेगा। तो अगर इधर का प्रेशर रहेगा और उधर प्रेशर है ही नहीं क्योंकि उधर तो वैक्यूम है, तो ये क्या करेगा, अभी मैंने होल्ड कर रखा है, लेकिन जैसे छोड़ूंगा तो इधर के प्रेशर की वजह से ये मूव करेगा। इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, अब सर इसके अपन बात करते हैं कि इसमें वर्क डन बाय द गैस कितना है, तो आंसर है 0। गैस तो वर्क डन करेगी नहीं। रीज़न क्या है
कि भाई उधर से कोई रेजिस्टेंस मिला ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस मिलता तो इधर से वर्क डन होता, ये तो होल्ड कर रखा था, जैसे ही छोड़ा तो प्रेशर की वजह से चल दिया, यानी कि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, यानी कि वर्क डन बाय द गैस जीरो। उसके साथ साथ और कौन सी क्वांटिटीज़ है, तो डेल्टा क्यू भी जीरो रहेगा नो डाउट, क्योंकि न तो मैंने यहाँ से कोई गीजर वीजर लगाया या फिर कोई भी हीट देने का कोई अपरेटस लगाया, तो न तो मैंने यहाँ से हीट दी, नहीं अपन ने हीट ली, यानी कि डेल्टा क्यू यानी कि ये जो हीट गिवन और हीट टेकन है वो जीरो है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, हीट गिवन टू ए सिस्टम, या फिर कई बार होता है हीट टेकन फ्रॉम ए सिस्टम। तो डेल्टा क्यू यहाँ पर जीरो है, न तो मैंने हीट दी ना ही मैंने यहाँ से हीट ली, यानी कि डेल्टा क्यू हीट गिवन जीरो और डेल्टा क्यू हीट टेकन की अगर बात करें वो भी जीरो। अगर डेल्टा क्यू भी जीरो है तो नो डाउट डेल्टा यू भी जीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस होता है। वर्क डन गैस जीरो हो गया, डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज जीरो है। हाँ, डेल्टा क्यू को अपन एक्चुअली में जो बोलते हैं वो हीट एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा क्यू एक्चुअल में होता है कि हीट गिवन, तो हीट गिवन कितना है जीरो, और कई टाइम में हो सकता है कि हीट टेकन भी हो, तो हीट गिवन जीरो है, हीट टेकन जीरो है, यानी कि हीट एक्सचेंज जीरो होगा। अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये भी जीरो होगा। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ यही है कि इसमें ये तीनों क्वांटिटीज़ जीरो होते हैं। विथ रीज़न मैंने आपको बताया कि ये जीरो क्यों रहती है। वर्क डन बाय द गैस होगा नहीं, डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज यानी कि हीट गिवन और हीट टेकन, में भी हीट गिवन और में भी हीट टेकन, ना तो हीट गिवन है ना हीट टेकन है, यानी कि डेल्टा क्यू कम्प्लीटली जीरो रहेगा और डेल्टा यू भी जीरो रहेगा। अच्छा, तो चेंज क्या होगा, तो नो डाउट वॉल्यूम चेंज होगा, नो डाउट क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो नो डाउट प्रेशर भी चेंज होगा। इस पर भी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं नीट में, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में भी देखेंगे। आज कम्प्लीटली सिलेबस करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए ये प्रिपरेशन है कि ये सारा अपन को लर्न होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में एक न्यूटन का रिलेशन भी हमारे पास है, उसको मैं थोड़ा ही डिस्कस करूँगा क्योंकि वो जेई और उस एडवांस लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, यहाँ कम आता है, फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। ऐसा नहीं रहे कि अपन ने कुछ पढ़ा नहीं थर्मोडायनेमिक्स का, तो सुनते जाएं कि एक्चुअल में न्यूटन जो थे उन्होंने हमें बताया, ये था न्यूटन्स फार्मूला, हेडिंग इसकी ऐसे आती है न्यूटन्स फार्मूला के नाम से, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला कौन सा, कि जो साउंड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दे रखा है। स्पीड ऑफ साउंड किसी भी गैस में या लिक्विड में वो होता है बीटा बाई रो, वो होता है बीटा बाई रो। बीटा यहाँ पर होता है बल्क मॉड्यूलस, क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस, और रो हमारे पास होती है डेंसिटी, ये क्या होती है, डेंसिटी, ऐसा होता है। एक्चुअल में ये थर्मोडायनेमिक्स के कैसे लिंक करता है, तो इसका जो दूसरा फॉर्मेट बनता है वो ये बनता है पी बाई रो। मैं बना के बताता हूँ डिटेल में। एक्चुअल में न्यूटन ने ये बोला कि जब साउंड ट्रेवल होता है तो जो कंप्रेशन और रेरफेक्शन बनते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये कांस्टेंट रहता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल। अगर ध्यान से देखें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाते हैं, तो पी वी एन आर टी में टी के टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैंने लिख दिया पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सी लगा देते हैं, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आता है P, इधर आता है dV प्लस V, इधर आता है dP और इधर आता है 0। ओके, यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस ऑफ V और dP बाई dV, ये मेरे पास आता है। अगर इस V को मैं नीचे ले जाके देखूँ यहाँ से तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बल्क मॉड्यूलस है। बल्क मॉड्यूलस होता है क्या है, प्रेशर मॉड्यूलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है एक तरीके से, यानी कि स्ट्रेस क्या F बाई ए, यानी कि प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई वी। तो प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई वी, ये हमारे पास बल्क मॉड्यूलस होता है सर, यानी कि बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर है, यानी कि मैं इसकी जगह P लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला आया हमारे पास, दैट इज़ P बाई रो। तो ये न्यूटन का फॉर्मूला है, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो होता ये है, लेकिन बल्क मॉड्यूलस नहीं दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। तो थर्मोडायनेमिक्स के इसका यूज़ यही है कि यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर डेंसिटी बन जाएगी। यहाँ से जो आंसर आता है वो लगभग स्पीड ऑफ साउंड एयर में आती है, वो 300 का आंसर आता है जब अपन डेंसिटी एयर की रखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो रियल स्पीड होती है वो 330 या 340 के समथिंग होती है मीटर पर सेकेंड में। इसका मतलब इस फॉर्मूले में जो न्यूटन ने दिया उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद में आए थे लेप्लास। लेप्लास नाम के जो साइंटिस्ट थे
उन्होंने थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके बताया। अच्छा, उनका क्या मानना था देखो ज़रा। लैप्लास का ये मानना था कि, यहाँ लिखता हूँ मैं पहले, लैप्लास करेक्शन, इसको बोलते हैं लैप्लास करेक्शन के नाम से। लैप्लास का मानना था कि एक्चुअल में जब कंप्रेशन और रेरफेक्शन होते हैं तो उनका ये मानना था कि इतने फास्टली होते हैं कि हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलता, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। इन्होंने माना कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इक्वल टू एनआरटी में पी वी कॉन्स्टेंट रह जाएगा, पी वी कॉन्स्टेंट रह गया। इनका ये मानना था कि एक्चुअल में वो इतने फास्ट होते हैं कि हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होगी। हीट एक्सचेंज का मतलब न तो सिस्टम के पास जाएगी नहीं आएगी, यही तो मतलब हुआ, यानी कि हीट एक्सचेंज जीरो रहेगी, यानी कि डेल्टा क्यू जीरो रहेगा। अभी मैंने डिस्कस किया डेल्टा क्यू का मतलब हीट गिवन होता है, कई बार हीट टेकन भी होता है, स्टार्टिंग से अपन पढ़ते हैं, यानी कि क्या हो गया, हीट गिवन और हीट टेकन का मतलब एक्सचेंज बोल सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि इतना फास्ट होता है कि हीट एक्सचेंज जीरो रहता है, यानी कि डेल्टा क्यू जीरो रहेगा। अगर डेल्टा क्यू जीरो बता रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोसेस एडियाबेटिक हो गया, ये प्रोसेस हो गया एडियाबेटिक। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो रिलेशन होता है पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट, पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो हमारे पास आता है P और ये बन जाएगा गामा V की पावर गामा माइनस 1 dV, और फिर बन जाएगा हमारे पास V की पावर गामा dP इज इक्वल टू 0। देखना ज़रा, यहाँ से मैं P कैलकुलेट करना चाहूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस ऑफ V की पावर गामा dP डिवाइडेड बाई गामा V की पावर गामा माइनस 1 dV। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा गामा माइनस 1 का बन जाएगा 1 माइनस गामा, तो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू V की पावर गामा V की पावर 1 माइनस गामा dP डिवाइडेड बाय गामा dV, ये हमारे पास बनेगा dV। उसके बाद में यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो ये बनेगा V, तो P ये बन जाएगा V dP बाई dV गामा के साथ, ये हमारे पास आएगा V dP गामा dV। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस V को मैं फिर से नीचे लेके जा रहा हूँ, अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ तो dP बाई dV बाई dP डिवाइडेड बाई यानी कि प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V, तो ये फिर से बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा, और इस गामा को मैं इधर भेज देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा गामा P इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस, यानी कि बल्क मॉड्यूलस को मैं क्या लिख दूंगा इस बार, गामा P लिख दूंगा, यानी कहने का मतलब यहाँ रहेगा गामा P। तो अकॉर्डिंग टू लेप्लास क्या बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू बीटा की जगह हो जाएगा गामा P डिवाइडेड बाई रो। ये जो फॉर्मूला लाप्लास ने दिया था इसके अकॉर्डिंग अगर मैं स्पीड को कैलकुलेट करता हूँ साउंड की एयर के अंदर तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 330 के समथिंग आती है, यानी कि ये फॉर्मूला इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा काम कर रहा है, रियल में ये एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, इसलिए इसको लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। तो न्यूटन्स की भी ऐसी बात नहीं है कि इसकी वैल्यू अलग आ रही है तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे या फिर इसको सही नहीं माना गया, इसको भी सही माना गया, इस पर भी न्यूमेरिकल है उस पर भी न्यूमेरिकल है। ओके, तो इसके साथ लगभग मैंने 5 वीडियो बनाए थर्मोडायनेमिक्स के, आपने देखे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स के 5 वीडियो के अंदर अपन ने कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स को कवर किया है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास कवर हुआ है केवल 5 वीडियो में। और इसके बाद में जो वीडियो अपना जाने वाला है, हो सकता है 1 लगे, हो सकता है 2 वीडियो बने, उनके अंदर मैं कंप्लीटली जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको अपन स्टडी करेंगे। लेकिन वो आपको अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगी जब 5 वीडियो जो मैंने यहाँ पर शूट किए हैं वो सारे के सारे आपने देख रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट जब भी करेंगे, जब भी आप वॉच करोगे उससे पहले आपको ये 5 जितने भी वीडियोज़ हैं एक बार आपको वापस रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार आप फिर से देख सकते हैं उनको। देखने के बाद में अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है, उसके बाद में अपन प्रोसेस देखते हैं कौन सा आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, उसके ग्राफ के कन्वर्जन, ये सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये सारे वीडियोस के अंदर अपन ने शूट किए हैं और सारा का सारा मैंने कवर करवाया है।
आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो इजीली आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।